चैप्टर 196 थंडर टेम्पेस्ट स्किल। और के पूरे शरीर में तेज जलन हो रही थी। हेमोटॉक्सिक जहर उसके अंदर के अंगों को बुरी तरह से नष्ट कर रहा था। वो जहर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था और ये लगातार उसके शरीर को खोखला करता जा रहा था। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थी और उसकी चेतना टिकाए रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा और देखा कि ऑस्टिन और लायला आसमान से उसे घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर और की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई। ये वही थे जिन्होंने उसे इस दयनीय हालत में पहुंचाया था। हालांकि उसकी चेतना कमजोर पड़ रही थी, फिर भी और के दिल में बदले की आग जल रही थी। वह इन दोनों से अपने साथ किए गए अत्याचार का बदला लेना चाहता था। अब तक वो अपने घर में सबसे शक्तिशाली था। वो हमेशा शीर्ष पर रहा था और हर बार जब उसने किसी और के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसे हराना बेहद आसान था। अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति के कारण उसने कभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। उसके पास एक ऐसा स्किल था जिसका उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। कारण बहुत साधारण था। उसे कभी ऐसी स्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ा जहां इस स्किल की जरूरत पड़ी हो। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। उसे पता था कि अगर वह अपने सामने खड़े इन दो दुश्मनों का सामना नहीं करता तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भले ही उसका शरीर भीतर से नष्ट हो रहा था, फिर भी ऑर्क को विश्वास था कि वो केवल इस जहर से नहीं मरेगा। उसे यकीन था कि जल्द या देर से उसका शरीर जहर को मात दे देगा और वो फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आएगा। अब ऑर्क के लिए असली खतरा सिर्फ वे दो इंसान थे जो उसके सामने खड़े थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वो स्किल इस्तेमाल किया जो उसने पहले कभी नहीं आजमाया था, थंडर टेम्पेस्ट। जैसे ही उसने ये अनोखा स्किल सक्रिय किया, आसमान में काले बादल छाने लगे और साफ नीला आसमान अचानक गहरा काला हो गया। पूरी पर्वत चोटी में गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई देने लगी। जो भी उस इलाके में था उसकी नजरें आवाज की दिशा में उठ गई। आसमान की ओर देखते ही लोगों ने देखा कि काले बादलों के बीच बैंगनी बिजली लहरों की तरह नाच रही थी, जैसे विशालकाय साफ हवा में फिसल रहे हों। ऑस्टिन और लायला के रोंगटे खड़े हो गए। उनके भीतर कभी न महसूस किया हुआ डर हावी होने लगा। सिर्फ वही नहीं, 5 किलोमीटर के इलाके में हर इंसान इस अनजान खतरे को महसूस कर रहा था। कुछ हंटर जो इस जगह में शिकार कर रहे थे, उनकी हालत भय के मारे और भी बदतर थी। उनके पैर कांपने लगे और वे अपनी जान बचाने के लिए बेताबी से भागने की कोशिश कर रहे थे। बादलों में गहराती बैंगनी बिजली की गर्जना और तेज हो गई, जैसे आसमान भी इस भयानक शक्ति से कांप उठा हो। ऑर्क ने एक आखिरी बार जोर से दहाड़ मारी और फिर बेहोश हो गया, क्योंकि उसने अपना सारा माना इस्तेमाल कर लिया था। जैसे ही ऑर्क की दहाड़ गूंजी, आसमान की गड़गड़ाहट अचानक शांत हो गई। लायला और ऑस्टिन अभी भी आसमान की ओर देख रहे थे। ऑर्क की दहाड़ के बाद वातावरण में एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी छा गई। ये खामोशी ज्यादा देर तक भी नहीं टिकी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे नरक के दरवाजे खुल गए हों। बादलों से बिजली की बौछार होने लगी और 5 किलोमीटर के जगह में फैला गोल बैरियर और पहाड़ की चट्टानें एक दूसरे से टकराने लगी। ये गोल बैरियर फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं था। ऑस्टिन और बाकी लोगों ने इसे एक खास आर्टिफैक्ट से तैयार किया था ताकि ऑर्क इस जगह से बाहर न निकल सके। बिजली लगातार बैरियर पर गिरने लगी और जल्द ही उस बैरियर पर दरारें पड़ने लगी। लायला और ऑस्टिन के चेहरों पर घबराहट साफ झलकने लगी। बादलों से गिरने वाली हर बिजली अरैंग के हमले शक्ति से भरी थी। स्किल की भयानक ताकत को देखकर उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये एक साधारण स्किल नहीं था, बल्कि एक खास स्किल था। अगर यह साधारण स्किल होता तो वे बस ऑर्क को खत्म कर सकते थे और स्किल खुद ब खुद बंद हो जाता। लेकिन खास स्किल अलग होते हैं। एक बार सक्रिय होने के बाद यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसका समय समाप्त नहीं हो जाता या इसे रोकने के लिए कोई और अधिक शक्तिशाली स्किल इस्तेमाल न किया जाए। लायला और ऑस्टिन दोनों के पास थंडर टेम्पेस्ट से ज्यादा शक्तिशाली स्किल नहीं था, इसलिए उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। जल्दी से मेरे पीछे आओ, लायला ने गंभीर आवाज में कहा और फॉर्मेशन के बीच की ओर तेजी से उड़ गई। ऑस्टिन ने तुरंत उसकी दिशा देखी और समझ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह भी उसके पीछे हो लिया। फॉर्मेशन के बीच का एक हिस्सा कवच द्वारा सुरक्षित था, जो गोल बैरियर से भी अधिक मजबूत था। इस समय ये उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी जहां वे छिप सकते थे।
अभी वे बीच में पहुंच ही रहे थे कि गोल बैरियर टूट गया और अंदर बिजली की बौछार होने लगी। शट, लायला और ऑस्टिन दोनों ने बड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से कुछ निकाला। अचानक लायला एक सुनहरे बैरियर से घिर गई और ऑस्टिन पर बैंगनी रंग की चमकदार ढाल आ गई। बिजली उनके सुरक्षा बैरियर और ढाल पर गिरने लगी। एरैंक हंटर होने के नाते उनके पास ऐसी सुरक्षा आर्टिफैक्ट होना कोई असामान्य बात नहीं थी। जल्द ही वे फॉर्मेशन के बीच में पहुंच गए और लायला ने फॉर्मेशन को कंट्रोल करना शुरू किया। एक सेकंड पहले इनविजिबल बैरियर अचानक उनके सामने दिखाई देने लगा और लायला उसे खोलने लगी। ऑस्टिन उसके पीछे खड़ा था, लगातार बिजली के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि लायला बैरियर खोल सके। लेकिन तभी ऑस्टिन की ओर गुस्से में 10 से अधिक बिजली के हमले एक साथ आ गिरे। ऑस्टिन की आंखें चौड़ी हो गई। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिजली की गति बहुत तेज थी। एक के बाद एक बिजली के हमले उसकी बैंगनी ढाल पर गिरे। ढाल इतने हमले को सहन नहीं कर सका और कांच की तरह टूट गया। जैसे ही ढाल बिखरी, एक और बिजली सीधा उसकी ओर आया। उसने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन एक पल बहुत देर हो चुकी थी। बिजली सीधे उसके बाएं कंधे पर लगा और उसे हवा में घुमाते हुए पीछे की ओर उड़ा दिया। वो लायला के द्वारा खोले जा रहे बैरियर से जा टकराया, जिससे लायला भी चौंक गई। उसने देखा कि ऑस्टिन का बायां कंधा पूरी तरह से गायब हो चुका था और बिजली उसके खुले घाव पर हमला कर रही थी। उसका खून तेजी से बह रहा था और स्थिति बेहद भयावह थी। चैप्टर 157 थंडर टेम्पेस्ट स्किल पार्ट 2। जैसे जैसे लायला ने फॉर्मेशन के मेन बैरियर को खोलने की कोशिश कर रही थी, उसके सुनहरे बैरियर पर भी बिजली के हमले लगातार गिर रहे थे। आर्घ, बगल में पड़े ऑस्टिन ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बायां कंधा पूरी तरह गायब था और वहां से तेजी से खून बह रहा था। अगर लायला उसे अपने सुनहरे बैरियर के अंदर न खींचा होता तो वो पहले ही बिजली की बारिश में मारा जा चुका होता। लायला के खूबसूरत चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक उठीं जब उसने अपने सुनहरे बैरियर में दरारें पड़ने की आवाज सुनी। जल्दी खुलो, उसने चिल्लाते हुए कहा और आखिरकार मेन कवच खुल गया। जैसे ही मेन बैरियर खुला, उनके चारों ओर की सुरक्षा प्रदान करने वाला सुनहरा बैरियर टूट गया। लायला ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत ऑस्टिन को अपने मानसिक शक्ति से खींचते हुए कवच के अंदर कूद गई। ऑस्टिन की स्थिति बदतर होती जा रही थी और खुद को कचरे की तरह घसीटते पाकर वो कराहते हुए रो पड़ा। उसके शरीर पर घाव और भी गंभीर हो गए थे और उसकी हालत दयनीय दिखने लगी थी। लायला ने ऑस्टिन की कराहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे ही वो अंदर पहुंची, तुरंत बैरियर को बंद कर दिया। बैरियर बंद होते ही एक और बिजली उस पर टूट पड़ी। अंदर घुसने के बाद लायला ने राहत की सांस ली। यह बैरियर दूसरे बैरियर से अधिक शक्तिशाली था और जब तक फॉर्मेशन की ऊर्जा खत्म नहीं होती, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उन्होंने इसे बनाने के दौरान कई कोर का उपयोग किया था ताकि लंबी लड़ाइयों के दौरान इसकी ऊर्जा खत्म न हो। हालांकि बैरियर हर बार बिजली के हमले को झेलने में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च कर रहा था, लेकिन लायला को यकीन था कि वे यहां सुरक्षित रहेंगे क्योंकि इस प्रकार के स्किल की समय बहुत लंबी नहीं होती। उसने ऑस्टिन की ओर देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसने अपने स्टोरेज से एक अच्छे लेवल की हीलिंग पोशन निकाली। तुम अच्छे से सुनिश्चित करना कि मैं यहां जो कुछ भी कर रही हूं उसकी पूरी रिपोर्ट हंटर्स ग्रुप तक पहुंचे ताकि मेरे गिल्ड को गोल्ड रैंक में प्रमोशन मिल सके, समझे? उसने पोशन की बोतल उसके मुंह में डालते हुए कहा। हालांकि लायला और ऑस्टिन कोर बैरियर का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाने में सफल हो गए, लेकिन उस जगह में मौजूद बाकी हंटर उतने भाग्यशाली नहीं थे। उस जगह में 2 हंटर्स को टीमें थी, कुल मिलाकर 9 हंटर। जिस पल ऑर्क ने थंडर टेम्पेस्ट स्किल का इस्तेमाल किया, उनकी किस्मत खराब हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आसमान से गड़गड़ाहट की और बारिश शुरू हुई, उनके पास बचने का कोई मौका नहीं बचा। लगातार बिजली के हमलों ने उनके शरीर राख में बदल दिया। यहां तक कि वहां एक B+ रैंक का हंटर भी था, लेकिन वो भी अपने सारे स्किल का इस्तेमाल करके केवल 3 सेकंड तक जीवित रह पाया। फिर बिजली के हमले ने उसे भी राख में बदल दिया। विपिन उस जगह से थोड़ी दूर खड़ा था जो गरजते बादलों से ढकी हुई थी। उसकी चमकती आंखों ने देखा कि कैसे उन बादलों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। पहाड़ बर्बाद हो गए थे और जमीन एक बिजली की जगह में बदल गई थी। यह पहली बार था जब उसने ए रैंक वाले का पूरा शक्ति प्रदर्शन देखा था। जब उसने देखा कि कैसे पहाड़ों का विनाश हो रहा है, तो उसने कल्पना की
कि अगर वह उन बादलों के हमले के अंदर में होता तो क्या होता। दरअसल उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले से ही जवाब जानता था। मैं कुछ भी कर पाने से पहले मर जाऊंगा। विपिन ने सोचा और उसे याद आया कि उसने विभा से कहा था कि वो उसे 6 महीने में मार देगा। क्या मैंने अपनी कब्र अपने ही हाथों से खोदी है? विपिन ने खुद से यह सवाल किया। विभा एक A+ रैंक की हंटर थी, जो ए रैंक वाले से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, वो गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यही तरीका बेहतर है, विपिन ने सोचा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। बस एक छोटा सा फर्क था। राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगल में जाने के बजाय वो एक्वाविले शहर की ओर लौट रहा था। स्किल के सक्रिय होने के 40 सेकंड बाद गरजते बादल आखिरकार आसमान से गायब होने लगे। जब लायला ने यह देखा तो उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। अब बैरियर में केवल 10% की ऊर्जा बची थी। अगर यह हुनर अधिक समय तक सक्रिय रहता तो उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। ऑस्टिन के घाव के हीलिंग पोशन के कारण खून बहना रुक गया था, लेकिन उसका पूरा बायां कंधा अब भी गायब था। हालांकि ऐसी चोटें ठीक की जा सकती है। उसे बस एक अच्छे लेवल के हंटर से मदद लेनी होगी, जिसके पास हीलिंग स्किल हो, और वो अपना कंधा वापस पा सकेगा। जैसे ही गरजते बादल आसमान से गायब हुए, लायला ने बैरियर बंद कर दिया और बाहर निकल आई। ऑस्टिन वही बैठा रहा, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। ऑर्क, जिसने स्किल का इस्तेमाल किया था, वो पहले ही बेहोश हो चुका था। लायला ठंडी नजरों के साथ उसकी ओर बढ़ी। ऑर्क की कमजोर आभा को महसूस करते हुए लायला को यकीन हो गया कि इसने अपने माना के साथ साथ कुछ जीवन शक्ति का भी इस्तेमाल किया था, ताकि स्किल की शक्ति बढ़ाई जा सके। ये ऑर्क उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था, और अगर मेन बैरियर की सुरक्षा नहीं होती तो ये सफल हो सकता था। लायला बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार निकालते हुए ऑर्क के पास पहुंची और एक ही वार में बेहोश ऑर्क को मार दिया। ऑर्क को मारने के बाद उसने उसका शरीर अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और फिर ऑस्टिन की ओर देखा, जो अब भी पीला चेहरा लिए बैठा था। मैं जाकर देखती हूं कि हिमेश कैसा है, लायला ने कहा और वहां से उड़ गई। 15 मिनट बाद वो हिमेश के साथ लौटी। हिमेश थोड़ा घायल था, लेकिन उसकी हालत गंभीर नहीं थी। लायला की मदद से उसने ए रैंक वाले ऑर्क को आसानी से मार गिराया। हिमेश ने ऑस्टिन को देखा और राहत की सांस ली कि वो अभी भी जीवित था। जब उसने पहले उन गरजते बादलों को देखा था तो उसे डर था कि लायला और ऑस्टिन नहीं बच पाएंगे। मेरे सभी योगदानों को मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि मुझे जल्द ही अपने गिल्ड के गोल्ड रैंक में प्रमोशन होने की खबर मिलेगी, लायला ने हिमेश से कहा, जो अब ऑस्टिन की मदद कर रहा था। चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इस मिशन में तुमने सबसे ज्यादा योगदान दिया है, चाहे वो फॉर्मेशन बनाने की बात हो या ऑस्टिन को बचाने की। मैं सब कुछ सही ढंग से करूंगा, हिमेश ने गंभीरता से जवाब दिया। लायल ने सिर हिलाया और उड़ गई। उड़ते समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस निशान को महसूस करने की कोशिश की, जो उसने आज सुबह एक खास हंटर पर छोड़ा था। वो ज्यादा दूर नहीं है, लायला ने सोचा और उस दिशा में उड़ गई जहां उसे अपना निशान महसूस हो रहा था। चैप्टर 198 बी रैंक का डंडा। विपिन अपने एयर बोर्ड का उपयोग करके और गुफा की जगह से बाहर निकल गया। उस जगह से बाहर निकलने के बाद उसने ए रैंक ऑक और हंटर के बीच चल रही लड़ाई के बारे में सोचना बंद कर दिया। अब उसे यह पता चल चुका था कि ए रैंकर जितने उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो ये भी समझ गया कि अपनी मौजूदा शक्ति के साथ ए रैंकर से मुकाबला करने का सोचना फिलहाल बेकार है। उसका पहला लक्ष्य अपने मोनार्च कोर को C रैंक तक आगे बढ़ाना था, और ऑर्क के आखिरी समूह को मारने के बाद उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त कोर थे। आश्चर्यजनक रूप से उसने पहले मारे गए दोनों B रैंक ऑर्क के पास कोर मिले थे। जब उसने जांच की तो उसे 2 B रैंक और 1 C+ रैंक कोर मिले। वो ये देखकर पहले से ही संतुष्ट था कि अब वो अपने शैडो वॉक और इनविजिबल रिंग के सहारे भी रैंकर को भी हरा सकता है। उस समय उसने कोर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन उसे ये कोर भी मिल गए। ये उसके लिए एक बड़ा फायदा था। विपिन इन कोर का उपयोग करके तुरंत अपने मोनार्च कोर को C रैंक तक अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि वो अभी जंगल में है तो उसने पहले शहर वापस जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि जब उसका मोनार्च कोर C रैंक पर पहुंचेगा तो क्या होगा। वो नहीं चाहता था कि आगे बढ़ने के दौरान कोई समस्या हो, इसलिए उसने पहले शहर लौटने का फैसला लिया। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति C रैंक पर पहुंचता है
तो वो बिना किसी परेशानी के अपनी जॉब क्लास को पा लेता है। लेकिन विपिन को यह नहीं पता था कि जब उसका मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंचेगा तो क्या होगा। उसे वो विशाल माना भंवर याद था जो उसके मोनार्च कोर ने डी रैंक पर पहुंचते समय बनाया था। अगर इस बार उससे भी बड़ा भंवर बना और कोई हंटर उसे देख लेता तो वो मुश्किल में पड़ सकता था। इस जगह में कई बी और बी प्लस रैंक के हंटर मौजूद थे और रैंक के हंटर भी हो सकते थे। अगर आगे बढ़ने के दौरान कोई अजीब घटना घटती तो वो उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि शहर वापस जाने के बाद ही वो अपने कोर को आगे बढ़ाएगा। वापस जाते समय वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि अगर उसका मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंचने के बाद वाकई कोई क्लास जागृत करता है तो वो कौन सी होगी। मेरे पास मोनार्च कोर है जो मेरी फिजिक्स से जुड़ी है और ये बनावट शैडो से संबंधित है। इसलिए अगर मुझे कोई क्लास मिलती है तो वो शैडो से जुड़ी होनी चाहिए। विपिन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा, मेरे मौजूदा स्किल के कारण अस्सिन जैसी क्लास मेरे लिए ठीक हो सकती है। शैडो वॉक और डायमेंशनल शैडो बुलेट दोनों ऐसे स्किल हैं जिनका उपयोग हत्या के लिए किया जा सकता है। अगर मुझे अस्सासिन की क्लास मिलती है तो इन स्किल का प्रभाव भी बढ़ जाएगा, विपिन ने कहा। लेकिन उसे पता था कि ऐसा होना बहुत कम संभव है। उसे ये सोचने में परेशानी हो रही थी कि मोनार्च कोर जैसी कोई चीज अस्सासिन जैसी साधारण क्लास देगी तो फिर शायद मुझे हत्या से संबंधित कुछ स्किल के साथ शैडो असासिन जैसा कुछ मिल सकता है। जैसे मैं किसी की परछाई पर प्रभाव डाल सकता हूं। अगर मैं उसकी परछाई पर हमला करता हूं तो उसे भी नुकसान होगा, या अगर मैं उसकी परछाई पर जहर डालता हूं तो वो भी जहर से प्रभावित होगा। अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए तो किसी को भी मारना आसान हो जाएगा। कोई नहीं सोच पाएगा कि उसकी परछाई पर हमला करने से उसे नुकसान होगा। विपिन ने यह सोचते हुए कहा कि अगर मैं विभा की परछाई पर कुत्ते का पेशाब फेंक सकूं तो, या अगर मुझे परछाई चोर जैसा कुछ मिल जाए तो मैं लोगों की परछाई को कंट्रोल करके उन्हें लूट सकता हूं। मैं विभा की छाया को कंट्रोल करके उसके पूरे गिल्ड के खजाने को साफ कर सकता हूं। विपिन ने उस समृद्ध जीवन का सपना देखा जो उसके इंतजार में था। समृद्ध जीवन की बात करें तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, विपिन ने कहा, और अपनी शैडो स्टोरेज से एक लकड़ी का डंडा निकला। यह लकड़ी का डंडा था जिसे उसने पहले मारे गए सी प्लस रैंक के ऑग से प्राप्त किया था। जब वो उस जगह से बाहर निकला तो उसने इसकी जानकारी को देखा और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह कोई साधारण लकड़ी का डंडा नहीं था। एल्ड्रिच ट्री क्लब बी रैंक एल्ड्रिच की लकड़ी से बना एक डंडा। इस डंडे के इस्तेमाल के दौरान शैटर इफेक्ट सक्रिय होने की 5% संभावना होती है। अगर शैटर इफेक्ट सक्रिय होता है तो भी रैंक से नीचे का कोई भी कवच या हथियार एक ही हिट में बर्बाद हो जाएगा और भी रैंक के कवच और हथियारों को बहुत नुकसान होगा। क्लब का उपयोग करते समय आप अपनी इच्छा के अनुसार इसका वजन 500 पाउंड तक बढ़ा सकते हैं। जब विपिन ने पहली बार डंडे की जानकारी देखी तो वो हैरान रह गया। यह डंडा वास्तव में उसकी मेघास्त्र तलवार से भी अधिक शक्तिशाली था। यह साफ था कि शैटर इफेक्ट सक्रिय होने पर यह भी रैंक से नीचे के किसी भी कवच या हथियार को एक ही हिट में बर्बाद कर सकता है। काफी डरावना था। इतना ही नहीं, अगर शैटर इफेक्ट सक्रिय होता है तो यह भी रैंक की आर्टिफैक्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उसे अभी भी याद है कि कैसे उसने इस डंडे का सामना करने के लिए अपनी मेघास्त्र तलवार का इस्तेमाल किया था। अगर उस समय शैटर इफेक्ट सक्रिय हो जाता तो मेरी तलवार। इस बारे में सोचते हुए उसका शरीर कांप उठा। इस समय वो बहुत गरीब था और किसी अच्छे लोहार को नहीं जानता था। अगर पहले कुछ हो जाता तो वो अपनी तलवार की मरम्मत भी नहीं कर पाता। इच्छानुसार डंडा का वजन बढ़ाने का प्रभाव भी कुछ ऐसा है जो आपके दुश्मन को एक बार हैरान कर सकता है, विपिन ने खुद से कहा और डंडे को दूर रख दिया। पहले वो इसे बेचने के बारे में सोच रहा था क्योंकि इस समय उसके पास पैसे नहीं थे। कवच खरीदने के बाद उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद उसने फिलहाल डंडे को रखने का फैसला किया। यह डंडा कुछ क्रेडिट के लिए बेचने के लिए अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि इस डंडे जैसे क्रूर हथियार मुझे तलवार से ज्यादा सूट करता है, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। भले ही वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन विपिन जानता था कि उसकी अच्छी फिजिक के कारण एक डंडे जैसे हथियार उसके लिए तलवार से अधिक अच्छा है। जब विपिन अपने विचारों में खोया हुआ था तभी उसने अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर थपथपा रहा है। चैप्टर 199 किडनैप। विपिन चौंक गया जब किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाया और वो लगभग अपने हिलते हुए एयरबोर्ड से नीचे गिर ही गया। उसने तेजी से मुड़कर देखा
तो अपने सामने एक मुस्कुराती हुई महिला को देखा तो वो हैरान रह गया। वो महिला एरैंग की हंटर लायला थी, जिसे उसने पहले देखा था। विपिन ने तुरंत अपना एयरबोर्ड रोका और शक भरे भाव से भौहें सिकोड़ते हुए नीचे कूद गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लायला वहां क्यों आई है। जब विपिन उससे दूरी बनाते हुए कूदा तो लायला ने उसकी हरकतों पर हल्की सी मुस्कान दी। उसे आज सुबह ही ये आदेश मिला था कि इस व्यक्ति को खोजकर पकड़ा जाए। उसने सोचा था कि विपिन को शहर में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा, पर आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे और गुफा के पास देखा था, जब हिमेश बाकी हंटर्स को नई स्थिति के बारे में सूचित कर रहा था। उसी समय लायला ने अपने एक स्किल का उपयोग कर विपिन पर एक निशान छोड़ दिया था, ताकि वो उसका आसानी से पीछा कर सके। अब वो उसी निशान के सहारे उसका पीछा कर रही थी, ताकि वो विपिन को ट्रैक करती रहे। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? नीचे कूदने के बाद विपिन ने शांत आवाज में पूछा। भले ही वो बाहर से शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से वो भागने के लिए तैयार हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला यहां क्यों आई है। वो उसे जानता भी नहीं था, और जिस तरह से लायला उसे देख रही थी, उससे विपिन को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वो एक एरैंग की हंटर है। अगर उसने उसे मारने का फैसला किया तो विपिन के पास कोई तरीका नहीं था कि वो उसका सामना कर सके। यहां तक कि अपनी शैरो एनर्जी के साथ भी उसे यकीन नहीं था कि वो उसके खिलाफ कुछ कर पाएगा। शैडो एनर्जी से केवल 1 या 2 सेकंड के लिए ही टिक सकती थी, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि क्या ये उसकी शक्ति को एरैंग तक बढ़ाने में सक्षम है। साथ ही अगर उसने शैडो एनर्जी का इस्तेमाल किया और लायला को खतरा महसूस हुआ तो वो हवा में उड़ सकती थी। अगर वो आकाश में चली जाती तो विपिन के पास शैडो एनर्जी के बावजूद कोई उपाय नहीं होता। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ आओ। लायला ने अपने चेहरे पर वही मुस्कान रखते हुए विपिन के सवाल का जवाब दिया। तुम्हारे साथ चलूं? क्यों? विपिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, मेरे एक दोस्त ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था। लायला ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। किसी ने उसे मुझे लाने के लिए कहा? विपिन ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, क्या तुम निरंजन की बात कर रही हो? एक्वाविलिस सिटी में विपिन केवल निरंजन के बारे में ही सोच सकता था, जो उसे बुला सकता है। यह उसका पहला मौका था जब वो यहां आया था, और वो किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहा था। निरंजन का नाम सुनते ही लायला के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए सिर हिला दिया। हाँ, निरंजन ने ही मुझे तुम्हें यहां लाने के लिए कहा है, उसने जवाब दिया। विपिन को यह देखकर आसानी से पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है। आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए? विपिन ने सोचा। इस बीच वो भागने का रास्ता ढूंढने लगा। विपिन की चुप्पी देखकर लायला ने अपनी जीभ चटकाई। उसे समझ आ गया कि सिर्फ उसके कहने पर विपिन इतनी आसानी से उसके साथ जाने वाला नहीं था। वो उसे आसानी से बेहोश कर सकती थी और ले जा सकती थी, लेकिन फिर उसे शहर तक विपिन को घसीटना पड़ता। भले ही ये एक एरैंग हंटर के लिए मुश्किल न हो, लेकिन उसे लोगों को उठाकर ले जाना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि विपिन खुद ही उसका पीछा करे, ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े। देखो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूं, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें आज्ञाकारी होकर मेरा अनुसरण करना चाहिए। इससे हम दोनों को बेवजह की परेशानी से बचने का मौका मिलेगा, उसने मुस्कान छोड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा। विपिन ने मन ही मन स्वीकार किया कि वो सही थी। इस वक्त वो उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। अगर उसने शैरो एनर्जी का इस्तेमाल किया और विफल हो गया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते थे। शैडो एनर्जी का उपयोग करने के बाद उसकी अधिकांश ताकत खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसका शरीर इतनी ताकत को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। साथ ही अगर लायला ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो वो यकीनन शैडो एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगी। मुझे उन कोर को पहले ही सोख लेना चाहिए था, भले ही ये जोखिम भरा होता। विपिन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसका मोनार्च कोर सी रैंक तक बढ़ जाता है तो शायद उसे यहां से भागने का मौका मिल सकता था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वो कोई ऐसा रास्ता नहीं देख पा रहा था जो उसकी मदद कर सके। ठीक है, विपिन ने आखिरकार सोच विचार करने के बाद लायला के साथ जाने का फैसला किया। वो साफ देख सकता था कि लायला उसे मारने का इरादा नहीं रखती, और अगर वो भागने की कोशिश भी करता तो सफल नहीं हो पाएगा। उसके पास सिर्फ 2 ही मौके थे, या तो होश में रहते हुए उसके साथ जाए, या बेहोश होकर। जाहिर है उसने होश में रहते हुए जाने का फैसला किया। अगर वो बेहोश होता तो भागने का कोई मौका नहीं होता, लेकिन होश में रहते हुए
उसे शायद कोई मौका मिल सकता था। लायला ने उसकी प्रतिक्रिया पर सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। अगर वो मना करता तो उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाना पड़ता, और निश्चित ही वो उसे अच्छी तरह पीटती इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता। विपिन की सहमति के बाद दोनों फिर से शहर की ओर बढ़ने लगे। पूरे रास्ते विपिन भागने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए उसे कोई मौका नहीं मिला। लायला ने पहले ही उसका फोन और स्टोरेज रिंग छीन लिया था, जिससे वो निरंजन को कोई छिपा मैसेज भी नहीं भेज सकता था। शहर के गेट के करीब पहुंचने पर उसने गार्ड से मदद मांगने का विचार किया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि गार्ड उसकी मदद करेंगे, फिर भी उसे एक कोशिश करनी थी। ये शायद उसका आखिरी मौका हो सकता था। लेकिन जैसे ही वे शहर से केवल 1 किलोमीटर दूर थे, लायला ने अचानक विपिन को करंट का झटका दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। चैप्टर 200 और गुफा को किसने बनाया था? धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम, धड़ धड़ धड़ाम। ये लय सही लग रही है। एक आदमी ने बंद धातु के दरवाजे पर जोर से मुट्ठी मारते हुए कहा, चलो अब लय बदलते हैं, उसने कहा और दरवाजे पर एक नई ताल में दस्तक देना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति के बाल पीछे की ओर सलीके से सजे हुए थे। उसका चेहरा गोरा था और उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक छोटे से कमरे में था, जिसमें फर्श पर एक साधारण चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। कमरे से जुड़ा एक छोटा सा बाथरूम था और वो आदमी अपनी आंखें बंद करके दरवाजे पर जोर जोर से थपथपा रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विपिन था। लायला द्वारा किडनैप किए जाने के बाद 5 दिन बीत चुके थे। जब वो बेहोशी से जागा तो उसने खुद को इस छोटे से कमरे में कैद पाया। जागते ही उसने धीरे धीरे अपने आप से बुदबुदाते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूं? और फिर अचानक उसे सब याद आ गया। तब से वो इसी कमरे में फंसा हुआ था। इन 5 दिनों में उसने लायला का कोई अतापता नहीं देखा। हर दिन एक आदमी उसका खाना खिलाने आता है, लेकिन वो कभी भी एक शब्द नहीं बोलता था। विपिन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन न कोई जवाब मिलता, न ही दरवाजा खुलता। खाना बस दरवाजे और फर्श के बीच की संकरी जगह से अंदर खिसका दिया जाता था। इस छोटे से कमरे में कैद रहना, जहां कदमों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था और इधर उधर चलने की भी जगह नहीं थी, विपिन को धीरे धीरे पागल बना रहा था। कमरे की हर चीज, यहां तक कि धातु का दरवाजा भी पूरी तरह सफेद था। सफेदी की इस कैद में दिन रात बिताना उसे अंदर से खोखला कर रहा था, जैसे वो किसी अंतहीन सफेद समुद्र में अकेला बह रहा हो। ये जगह उसके लिए एक बंद कमरा नहीं, बल्कि मानसिक यातना का केंद्र बन गई थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, बस दरवाजे पर मुट्ठियां मारते हुए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता, ताकि पागल न हो जाए। मैं यहां से निकलते ही उस औरत को मार डालूंगा, विपिन ने दरवाजे पर जोर से मारते हुए और आंखें बंद करके सोचा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे चक्कर आने लगे और चारों ओर सफेदी का भंवर सा दिखाई देने लगा। पिछले 5 दिन विपिन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। अगर वो दरवाजे पर जोर से दस्तक नहीं देता तो उस भयानक सन्नाटे में उसे अपनी धड़कन की आवाज सुनाई देने लगती। उसके बाद सांसों की आवाज, पल के झपकाने की हलचल और यहां तक कि पेट में होने वाली हल्की सी गुड़गुड़ाहट भी उसे परेशान करने लगती। हर छोटी छोटी आवाज उसके दिमाग में ऐसी गूंजने लगती कि वो ये पहचानने में असमर्थ हो जाता कि असली आवाज क्या है। इस अंतहीन सफेदी से भरे कमरे में, जहां न कोई दिशा थी, न कोई ठोस वास्तविकता, वो धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो रहा था। अचानक धातु के दरवाजे के पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। ईमानदारी से कहें तो विपिन को हैरानी थी कि उन्होंने इस कमरे में साउंड बैरियर क्यों नहीं बनाया। अगर ऐसा होता तो ये मानसिक यातना और भी गहरी होती। फिर भी वो इस बात की शिकायत नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी और आवाज का सुनाई देना उसके लिए राहत की तरह था। थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे से चावल और अजीब सी दिखने वाली करी से भरी एक प्लास्टिक की प्लेट सरकर आई। प्लेट की आवाज सुनकर विपिन ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसने दरवाजे पर मुक्का मारना बंद कर दिया। अरे, वो औरत कहाँ है? विपिन ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और कर्कश निकली। शायद ये उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव था, जिससे उसकी आवाज भी कर्कश हो गई थी। हालांकि उसने सवाल पूछा था, लेकिन उसे पता था कि दरवाजे के पीछे से कोई जवाब नहीं आने वाला था। तो तुमने अभी तक अपना दिमाग नहीं खोया है? हूं। हैरान रूप से विपिन को किसी की आवाज सुनाई दी, और ये उस व्यक्ति की थी जिसे वो इस समय सबसे ज्यादा मारना चाहता था।
विपिन को उस आवाज से गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे यहां इसलिए लाई क्योंकि कोई मुझसे मिलना चाहता है? तो वो व्यक्ति कहाँ है और मुझे यहां क्यों कैद करके रखा जा रहा है? दरअसल जिसने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था वो फिलहाल एकवाविले शहर में नहीं है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो उसने मुझे तुम्हें यहां लाने के लिए कहा, लेकिन अभी मैं एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूं, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हें लाऊंगी। लायला की आवाज सुनकर विपिन की भौहें चढ़ गई। उसने वो शब्द पर ध्यान दिया जिसका मतलब था कि जो व्यक्ति उसे पकड़ना चाहता है वो एक महिला है। क्या विभा इस सब के पीछे है? विपिन ने सोचा, लेकिन वो और कुछ पूछ पाता इससे पहले ही लायला ने फिर बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें इस कमरे में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसने मुझसे कहा कि तुम्हें वहां ले जाने से पहले तुम्हारी मानसिकता तोड़ दूं, तो तुम निकट भविष्य में और भी कुछ उम्मीद कर सकते हो। ये कमरा तो अभी बस शुरुआत है। मुझे अपना काम पूरा करने में कम से कम 1 महीना लगेगा और इस दौरान मैं तुम्हें कई तरह के अनुभव करवाऊंगी, लायला ने हंसते हुए कहा। लायला की बात सुनकर विपिन के मन में एक साथ चिंता और गुस्सा दोनों उमड़ने लगे। अरे, दरवाजा खोलो और फिर देखो कौन किसकी मानसिकता तोड़ता है, विपिन ने तड़पते हुए कहा। ओह, मैं ऐसा क्यों करूं? फिलहाल मेरे पास तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान पर अपना समय बर्बाद करने का समय नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, एक बार जब मैं और गुफा के बनने के पीछे के सबूत मिटा दूंगी तब मैं तुम्हारे साथ जी भरकर खेलूंगी, लायला ने कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चली गई। दूसरी तरफ विपिन ये सुनकर हैरान रह गया। उसका ये कहने का क्या मतलब था कि वो वही है जिसने और गुफा को बनाया था?